गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने टॉपिक पढ़ा था तर्क संगत अनुमान, लॉजिकल इन्फ्रेंस। उसके हमने कुछ मूलभूत नियम पढ़े थे और अन्य नियम भी पढ़े थे। आज उनकी सहायता से हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, निम्न कथन की वैधता ज्ञात कीजिए। तो ये कथन दिया हुआ है, इसकी हमें वैलिडिटी निकालनी है कि ये वैलिड है या नहीं। यदि रमन बीमार है तो वह क्रुद्ध हो जाता है। ये पूरा जो कथन है ये कंडीशनल स्टेटमेंट है। क्यों है? क्योंकि इसमें यदि और तो आ रहा है, और इस सिंपल स्टेटमेंट क्या है, इसमें रमन बीमार है और वह क्रुद्ध हो जाता है। तो ऐसे ही आगे देखते हैं, यदि रमन पागल नहीं है तो वह क्रुद्ध नहीं होता है। ये भी एक कंडीशनल स्टेटमेंट है। इसमें दो सिंपल स्टेटमेंट हैं, रमन पागल नहीं है और वह क्रुद्ध नहीं होता है। यदि रमन पागल है तो उसके कपड़े गंदे हैं, ये इसमें भी कंडीशनल स्टेटमेंट आ रहा है और दो सिंपल स्टेटमेंट हैं। तो इसका इन्फ्रेंस क्या आ रहा है, अतः यदि रमन बीमार है तो उसके कपड़े गंदे हैं। तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे? तो सबसे पहले हम ये कंडीशनल स्टेटमेंट ले रहे थे, जो इनमें सिंपल स्टेटमेंट आ रहे थे उनको हम किसी के इक्वल मानेंगे, एक अल्फ़ाबेट लेंगे उसके इक्वल मानेंगे। तो रमन बीमार है, रमन सिक है, तो हमने इसको एस के इक्वल ले लिया, रमन बीमार है। तो अगला स्टेटमेंट है, वह क्रुद्ध हो जाता है। कौन क्रुद्ध हो जाता है? रमन क्रुद्ध हो जाता है। तो इसको हमने ए के इक्वल ले लिया, ए इज इक्वल टू रमन क्रुद्ध एंग्री होता है। फिर आगे जो लाइन है, यदि रमन पागल, तो इस स्टेटमेंट को हम एम के इक्वल लें, रमन पागल है। तो इसका नेगेशन निकालेंगे तो ये आ जाएगा, रमन पागल नहीं है। आगे देखिए, वह क्रुद्ध नहीं होता है, यानी कि रमन क्रुद्ध नहीं होता है। तो इस स्टेटमेंट को हमने एक इक्वल माना था कि रमन क्रुद्ध होता है, इसका नेगेशन ले लेंगे तो ये आ जाएगा। इसके आगे वाली लाइन है, यदि रमन पागल है तो उसके कपड़े गंदे हैं। तो रमन पागल है, इस स्टेटमेंट को हमने एम के इक्वल ले लिया था। अब इसके आगे वाले स्टेटमेंट को देखिए कि उसके कपड़े गंदे हैं, तो इसको हमने डी के इक्वल मान लिया, रमन के कपड़े गंदे हैं। तो हमारा अनुमान क्या आ रहा है, यदि रमन बीमार है तो उसके कपड़े गंदे हैं। इनको हम स्टेटमेंट के इक्वल मान चुके हैं। रमन बीमार है, ये एस स्टेटमेंट है, उसके कपड़े गंदे हैं, तो ये डी स्टेटमेंट है। अब जैसे जैसे हमने ये क्वेश्चन लिखा है उसके अनुसार इनको सिंबल में लिख देते हैं। तो यदि रमन बीमार है तो वह क्रुद्ध हो जाता है, ये कंडीशनल स्टेटमेंट है और इसको हमने एस के इक्वल माना है और वह क्रुद्ध हो जाता है, ये ए के इक्वल। तो इसे लिख देंगे एस इम्प्लाइज ए। आगे वाली, यदि रमन पागल नहीं है तो वह क्रुद्ध नहीं होता है, ये भी एक कंडीशनल स्टेटमेंट है और इसमें जो फर्स्ट स्टेटमेंट है इसको हमने किसके इक्वल माना है, एम के इक्वल। यदि रमन पागल नहीं है तो इसका हम नेगेशन लेंगे, तो नेगेशन एम इम्प्लाइज, तो वह क्रुद्ध नहीं होता है, तो रमन क्रुद्ध होता है, इसको हमने ए के इक्वल लिया था और नहीं होता है तो ये क्या होगा, नेगेशन ए हो जाएगा। इसके आगे देखिए, यदि रमन पागल है तो ये वाला क्या है, कंडीशनल स्टेटमेंट है और रमन पागल है, इसको हमने एम के इक्वल लिया है, तो एम इम्प्लाइज उसके कपड़े गंदे हैं, ये हमारा डी स्टेटमेंट है। तो ये हो जाएगा एम इम्प्लाइज डी। अब हमारा इन्फ्रेंस क्या आ रहा है, यदि रमन बीमार है तो उसके कपड़े गंदे हैं, तो ये भी एक कंडीशनल स्टेटमेंट है, तो इन्फ्रेंस है वो भी कंडीशनल स्टेटमेंट में आएगा। रमन बीमार है, इसको हमने एस के इक्वल माना था, तो एस इम्प्लाइज उसके कपड़े गंदे हैं, तो ये स्टेटमेंट है डी। तो ये हमारी पास इक्वेशन आ गई, इक्वेशन नंबर 1, 2 और 3। अब इसे हमें ये दिखाना है कि ये जो हमारा इन्फ्रेंस आ रहा है, अनुमान आ रहा है, ये एस इम्प्लाइज डी, ये वैध है या अवैध। जो इक्वेशन 2 आ रही है उसमें देखिए कि ये कंडीशनल स्टेटमेंट है, उसका क्या है, कॉन्ट्रापोजिशन है, प्रतिस्थिति है। जो हमने देखा था कि अगर P इम्प्लाइज क्यों, ये कंडीशनल स्टेटमेंट है, तो इसकी कॉन्ट्रापोजिशन प्रतिस्थिति क्या होती है, नेगेशन Q इम्प्लाइज नेगेशन P। तो इक्वेशन 2 है, उसमें देखिए हमारे पास क्या आ रहा है, नेगेशन M इम्प्लाइज नेगेशन A। तो इसको हम क्या लिखेंगे, P इम्प्लाइज Q की फॉर्म में A इम्प्लाइज M, तो A इम्प्लाइज M, ये हमारे पास आ गई इक्वेशन नंबर 4। अब इक्वेशन 1 और 4 से देखते हैं। इक्वेशन 1 क्या है हमारी, S इम्प्लाइज A, और इक्वेशन 4 क्या है, A इम्प्लाइज M। तो इसे लिख देते हैं S इम्प्लाइज A, A इम्प्लाइज M। तो ये दो कंडीशनल स्टेटमेंट हो गई, तो इसका इन्फ्रेंस क्या आना चाहिए, S इम्प्लाइज M। हमने पीछे रूल पढ़ा था, संक्रामकता नियम, जिसे मूलभूत नियम 2 भी कहते हैं। उसमें क्या था, P इम्प्लाइज Q है और Q इम्प्लाइज R है,
तो हमारे पास जो इन्फ्रेंस है वो ट्रू होता है। क्या आता है? P इम्प्लाइज R। तो उससे हमने इसको लिख लिया है और इसे इक्वेशन नंबर 5 दे दिया है। अब हम इक्वेशन 5 और इक्वेशन 3 लेके चलते हैं। इक्वेशन 5 है S इम्प्लाइज M और इक्वेशन 3 है M इम्प्लाइज D। ये भी संक्रामकता के नियम से क्या हो जाएगा? S इम्प्लाइज D। और जो हमारा इन्फ्रेंस आ रहा है S इम्प्लाइज D, अब इसको हमें दिखाना है कि ये वैध है या नहीं। तो संक्रामकता नियम में हमने क्या देखा था? हमारे पास दो कंडीशनल स्टेटमेंट होते हैं, P इम्प्लाइज Q और Q इम्प्लाइज R। तो उनकी हम सत्यता को लेके चलते हैं। तो फिर जो हमारे पास इन्फ्रेंस आता है कंडीशनल स्टेटमेंट में P इम्प्लाइज R है, उसकी क्या है? सत्यता प्रमाणित रहती है। और ये नियम है संक्रामकता, ये अनुमान की वैधता को प्रमाणित करता है। तो यहाँ से भी हमने संक्रामकता नियम से लिखा है S इम्प्लाइज D। और जो हमारा क्वेश्चन है उसमें भी हमें क्या इन्फ्रेंस आया है? S इम्प्लाइज D। तो ये हमारा क्या होगा? कथन वैध होगा, वैलिड होगा। क्योंकि संक्रामकता नियम में जो हम पुनरुक्ति रूप बनाते हैं, जो ट्रुथ टेबल बनाएंगे उसकी, तो उसमें सत्यता सारणी है, उसके अंतिम स्तंभ में सारी ट्रुथ वैल्यूज है वो क्या रहेंगी? ट्रू रहेंगी। तो हमें ट्रुथ वैल्यू बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो संक्रामकता नियम से हम डायरेक्ट ये बोल सकते हैं कि जो ये अनुमान होगा ये वैध होगा। तो इस क्वेश्चन में हमारा इन्फ्रेंस क्या आ रहा है? S इम्प्लाइज D। यदि रमन बीमार है तो उसके कपड़े गंदे हैं। तो ये कथन है, ये वैध होगा, वैलिड होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यदि अमित को कंप्यूटर कोर्स में प्रवेश मिलता है, तो हम पहले इसको स्टेटमेंट के इक्वल मान के चलते हैं। अमित को कंप्यूटर कोर्स में प्रवेश मिलता है, तो इसको हमने A के इक्वल ले लिया है। A स्टेटमेंट के अमित को कंप्यूटर कोर्स में प्रवेश मिलेगा तो विपुल बेंगलोर नहीं जाएगा। तो इसको हम नेगेशन में लेके B के इक्वल मानेंगे, विपुल बेंगलोर जाता है। अमित को कंप्यूटर कोर्स में प्रवेश मिलेगा यदि और केवल यदि विपुल उसकी मदद करेगा। तो अमित को कंप्यूटर कोर्स में प्रवेश मिलेगा, इसको हमने A स्टेटमेंट के इक्वल मान लिया है। यदि और केवल यदि विपुल उसकी मदद करेगा, तो इस स्टेटमेंट को हम V के इक्वल मान लेते हैं, विपुल अमित की मदद करता है। फिर आगे देखिए, यदि विपुल बेंगलोर जाता है, तो इसको हमने B के इक्वल मान लिया है। तो अमित को कंप्यूटर कोर्स में प्रवेश मिल जाएगा, इसको भी हमने A स्टेटमेंट के इक्वल ले लिया है। अतः अमित को कंप्यूटर कोर्स में प्रवेश मिलेगा। ये हमारा क्या आ रहा है? इन्फ्रेंस आ रहा है, अनुमान आ रहा है। इसको भी हमने एक स्टेटमेंट के इक्वल ले लिया है। अब जैसे जैसे क्वेश्चन लिखा गया है वैसे वैसे हम इन सिंबल्स को यूज़ में लेके लिखते हैं। तो प्रश्नानुसार हम लिखते हैं, यदि अमित को कंप्यूटर कोर्स में प्रवेश नहीं मिलता है तो विपुल बेंगलोर नहीं जाएगा। ये कंडीशनल स्टेटमेंट है, तो इसके लिए इम्प्लाइज वाला सिंबल यूज़ में लेंगे। अमित को कंप्यूटर कोर्स में प्रवेश नहीं मिलता है, तो जो हमने A स्टेटमेंट माना है उसका नेगेशन आएगा, क्योंकि प्रवेश नहीं मिलता है ये लिया है हमने। तो इसे हम लिखेंगे नेगेशन A। आगे देखिए, विपुल बेंगलोर नहीं जाएगा। B स्टेटमेंट है, विपुल बेंगलोर जाता है, तो इसका नेगेशन लेंगे, नेगेशन B हो जाएगा। तो इसे लिखेंगे नेगेशन A इम्प्लाइज नेगेशन B। आगे, अमित को कंप्यूटर कोर्स में प्रवेश मिलेगा, तो ये स्टेटमेंट है A के इक्वल यदि और केवल यदि, इसके लिए हम सिंबल यूज में लेते हैं इफ़ एंड ओनली इफ वाला। यदि विपुल उसकी मदद करेगा, विपुल अमित की मदद करेगा, इसको हमने V स्टेटमेंट के इक्वल लिया है, तो ये क्या हो जाएगा? A इफ़ एंड ओनली इफ V। आगे देखिए, यदि विपुल बेंगलोर जाता है, तो विपुल बेंगलोर जाता है, ये B स्टेटमेंट है और ये कंडीशनल स्टेटमेंट है, तो इसके लिए इम्प्लाइज वाला सिंबल लेंगे। तो अमित को कंप्यूटर कोर्स में मिलेगा, ये हमारा स्टेटमेंट A है, तो हमने इसको लिख लिया B इम्प्लाइज A। और इन्फ्रेंस हमारा क्या आ रहा है? अतः अमित को कंप्यूटर कोर्स में प्रवेश मिलेगा, ये स्टेटमेंट A है, तो देयरफॉर A। इनको हमने इक्वेशन नंबर 1, 2 और 3 नाम दे दिए हैं। अब इक्वेशन 1 से देखिए, यहाँ पे कंडीशनल स्टेटमेंट की कॉन्ट्रापोजिशन आ रही है, तो यहाँ नेगेशन A इम्प्लाइज नेगेशन B को हम क्या लिखेंगे? B इम्प्लाइज A। इसको हमने इक्वेशन नंबर 4 दे दिया। अब इक्वेशन 4 और इक्वेशन 2 से देखते हैं। इक्वेशन 4 क्या है? B इम्प्लाइज A। और इक्वेशन 2 क्या है? A इफ़ एंड ओनली इफ़ V है। तो हमारा इन्फ्रेंस क्या आ रहा है? A। तो ये हमें ये देखना है कि ये वैलिड होगा या नहीं होगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे? ट्रूथ टेबल बनाएंगे। किन किन के बीच में बनाएंगे? A, B और V 3 स्टेटमेंट लेंगे।
और हमें ए इफ़ एंड ओनली इफ़ वी निकालना है, बी इम्प्लाइज ए निकालना है। फिर जो दोनों स्टेटमेंट थे उनको क्या करेंगे, उनका एंड निकालना है। फिर जो हम पुनरुक्ति रूप निकालते हैं इन दोनों को लेके इम्प्लाइज ए करेंगे। तो इन इक्वेशन के पुनरुक्ति रूप में सारी ट्रूथ वैल्यूज़ क्या हैं, ट्रू नहीं रहेंगी, एक वैल्यू हमारे पास फॉल्स आएगी। तो हम क्या बोलेंगे कि ये पुनरुक्ति नहीं है, टोटोलॉजी नहीं है, तो ये क्या होगा, कथन है वो वैलिड नहीं होगा, क्योंकि पुनरुक्ति होगा तभी कथन हमारा वैलिड रहेगा। तो जो हमारा इन्फ्रेंस आ रहा है ए क्या था, अमित को कंप्यूटर कोर्स में प्रवेश नहीं मिलेगा, ये क्या रहेगा, अवैध रहेगा। क्यों अवैध रहेगा, मिश्र कथन जो हमने ये टेबल इसका पुनरुक्ति रूप निकाला है, इसकी सत्यता सारणी बनाते हैं तब हमें पुनरुक्ति प्राप्त नहीं होती है, इसलिए अनुमान वैध नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, बताइए कि निम्न तार्किक अनुमान वैध है अथवा नहीं। तो ये हमारे पास इन्फ्रेंस दिए हुए हैं, -r इम्प्लाइज s इम्प्लाइज -t, माइनस का मतलब है नेगेशन, -r और a, -p इम्प्लाइज s और -a, तो इन्फ्रेंस हमारा आता है t इम्प्लाइज p। इसको जो जो इक्वेशन दी हुई थी वैसे वैसे इक्वेशन नंबर 1, 2, 3 और 4 दे देते हैं। अब देखते हैं इक्वेशन 2 एंड 4। तो इक्वेशन 2 है हमारे पास -r और a, और इक्वेशन 4 है -a। तो वीओजी तार्किक अनुमान जो हमने नियम पढ़ा था उसकी सेकंड फॉर्म क्या थी, p और q, ये ट्रू था, और एक स्टेटमेंट नेगेशन q ले रहे थे वो भी ट्रू था, तो इन्फ्रेंस हमारे पास p आता था वो ट्रू रहता था। तो ये p है, ये q है, ये नेगेशन q है, तो हमारे पास क्या आएगा, p आएगा। तो p हमारे पास क्या है, -r, तो इक्वेशन नंबर 5 हो गई, ये वीओजी तार्किक अनुमान से लिखा है हमने। अब क्या करेंगे, इक्वेशन 1 और 5 को लेके चल रहे हैं। इक्वेशन 1 क्या है हमारी, -r इम्प्लाइज s इम्प्लाइज -t है, इसको हमने लिख दिया है। और इक्वेशन 5 है हमारे पास -r, इसको हमने लिख दिया है। तो एक नियम पढ़ा था हमने, मोडुस पोनेनस लो, उसमें क्या था, p इम्प्लाइज q है, इसको सत्य मानते थे, और एक स्टेटमेंट है p, उसको सत्य मानते थे। तो जो हमारा इन्फ्रेंस आता था q, वो भी क्या होता था, सत्य होता था। तो ये p है, ये q है और ये p है, तो इसका इन्फ्रेंस क्या आएगा, क्यों आएगा। क्यों क्या है यहाँ पे, s इम्प्लाइज -t, ये इसको इक्वेशन नंबर 6 दे दिया। अब इक्वेशन 3 और इक्वेशन 6 लेके चल रहे हैं। इक्वेशन 3 हमारे पास क्या है, -p इम्प्लाइज s, और इक्वेशन 6 क्या है, s इम्प्लाइज -t। तो हमारे पास इन्फ्रेंस आएगा -p इम्प्लाइज -t। ये हमने संक्रामकता नियम से लिखा है, जब p इम्प्लाइज q हो और q इम्प्लाइज r हो तो हमारे पास इन्फ्रेंस आता है p इम्प्लाइज r, तो उससे हमने लिख दिया p इम्प्लाइज -t, इसको हमने इक्वेशन नंबर 7 दे दिया है। अब हमने सहप्रतिबंध कथन की प्रतिस्थिति से देखा था, तो उसको यूज़ में ले रहे हैं। ये -p है, नेगेशन p इम्प्लाइज -t, नेगेशन t हो गया, तो इसको हम लिखेंगे t इम्प्लाइज p। तो कॉन्ट्रापोजिशन से जो पुनरुक्ति रूप होता है वो क्या होता है, वैध होता है। तो ये कथन है, ये वैध रहेगा, और हमें यही दिखाना था कि जो हमारा अनुमान आ रहा है t इम्प्लाइज p वो वैध है या नहीं। तो ये अनुमान हमारा क्या रहेगा, वैध रहेगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, सुनील को महाराजा महाविद्यालय में प्रवेश नहीं मिलता है। तो हम इसको स्टेटमेंट एस के इक्वल लेके चलेंगे कि सुनील को महाराजा महाविद्यालय में प्रवेश मिलता है, और नहीं मिलता है के लिए हम इसका क्या लेंगे, नेगेशन एस ले लेंगे। तो अनिल जयपुर नहीं जाएगा, और इसको हम स्टेटमेंट ए लेके चलते हैं, अनिल जयपुर जाता है। सुनील को महाराजा महाविद्यालय में प्रवेश मिलेगा, इसको हमने एस स्टेटमेंट के इक्वल मान लिया है, यदि और केवल यदि अनिल उसकी मदद करेगा। इसको हम अलग स्टेटमेंट एच मान लेते हैं, अनिल सुनील की मदद करता है। आगे देखिए, यदि अनिल जयपुर जाता है, इसको भी हमने ए स्टेटमेंट ले लिया है, तो सुनील को महाराजा महाविद्यालय में प्रवेश मिल जाएगा, इसको भी हमने एस स्टेटमेंट के बराबर मान लिया है। तो इन्फ्रेंस हमारा क्या आ रहा है, अतः सुनील को महाराजा महाविद्यालय में प्रवेश मिलेगा, इसको भी हमने एस स्टेटमेंट के इक्वल मान लिया है। तो हमें कथन की वैधता की जांच करनी है। तो जैसे जैसे क्वेश्चन पढ़ा है और इनको स्टेटमेंट के इक्वल माना है वैसे वैसे लिख देते हैं। सुनील को महाराजा महाविद्यालय में प्रवेश नहीं मिलता है तो अनिल जयपुर नहीं जाएगा, ये क्या हो गया, कंडीशनल स्टेटमेंट हो गया, इम्प्लाइज वाला।
तो ये हम एस है उसका नेगेशन है, और ये क्या है, ए है उसका नेगेशन है। तो नेगेशन एस इम्प्लाइज नेगेशन ए हो गया, इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 दे दिया। अब सेकंड देखिए, सुनील को महाराजा महाविद्यालय में प्रवेश मिलेगा यदि और केवल यदि। यदि और केवल यदि के लिए हम ये वाला सिंबल यूज में लेते हैं, और एस स्टेटमेंट है ये आ रहा है। आगे क्या है, अनिल उसकी मदद करेगा। अनिल सुनील की मदद करता है, इसको हमने एच स्टेटमेंट लेके चला है। तो एस इफ एंड ओनली इफ एच हो जाएगा, इसको हमने इक्वेशन नंबर 2 दे दिया है। आगे देखिए, यदि अनिल जयपुर जाता है, अनिल जयपुर जाता है, इसको हमने ए स्टेटमेंट लिया है। तो सुनील को महाराजा महाविद्यालय में प्रवेश मिलेगा, ये एस स्टेटमेंट हो गया। और यदि और तो आ रहे हैं तो ये कंडीशनल स्टेटमेंट। तो ए इम्प्लाइज एस हो गया, इक्वेशन नंबर 3 हो गई। और इन्फ्रेंस क्या आ रहा है हमारे पास, अतः सुनील को महाराजा महाविद्यालय में प्रवेश मिलेगा, ये हमारा स्टेटमेंट एस था, तो ये एस हो गया। इक्वेशन नंबर 1 है हमारे पास, क्या है, नेगेशन एस इम्प्लाइज नेगेशन ए है। ये क्या है, सहप्रतिबंध कथन है, कंडीशनल स्टेटमेंट है, उसकी कॉन्ट्रापोजिशन है, प्रतिस्थिति है। तो इसको हम जो नेगेशन क्यू इम्प्लाइज नेगेशन पी होता है, तो उसको हम पी इम्प्लाइज क्यों लिखते हैं। तो इसको हम क्या लिखेंगे, इक्वेशन नंबर 1 को ए इम्प्लाइज एस हो जाएगा, इसको हमने इक्वेशन नंबर 4 दे दिया। अब देखिए, इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 है वो सिमिलर हैं। तो हम अब कौन कौन सी इक्वेशन को यूज़ में लेंगे, 2 को या 4 को, या फिर 2 या 3 ले लो। तो इक्वेशन 4 और 2 लेके चल रहे हैं। इक्वेशन 2 क्या है, एस इफ एंड ओनली इफ एच। और इक्वेशन 4 क्या है, एस ए इम्प्लाइज एस, और इसका इन्फ्रेंस क्या आना चाहिए, एस, यानी कि सुनील को महाराजा महाविद्यालय में प्रवेश मिलता है। अब ये देखेंगे कि ये वैलिड है या नहीं। तो इसके लिए हमें ट्रुथ टेबल बनानी होगी। तो ट्रुथ टेबल बनाएंगे तो उसमें 3 स्टेटमेंट लेंगे, ए एस एच, और 3 स्टेटमेंट के लिए हमारे पास 8 कंडीशन होती हैं। फिर हमें निकालना है ए इम्प्लाइज एस और एस इफ एंड ओनली इफ एच, और इन दोनों का एंड निकालेंगे। इन दोनों का एंड निकाल के फिर एस से इम्प्लाई कराएंगे, क्योंकि हमें एस स्टेटमेंट है उसको हमें बताना है कि वो वैध है या नहीं। तो इसके लिए हम ट्रुथ टेबल बनाएंगे। तो इसमें हम देखेंगे कि लास्ट जो कॉलम आ रहा है हमारे पास वो ट्रू नहीं आता है। तो लास्ट कॉलम है उसमें ट्रूथ वैल्यूज़ क्या आ रही हैं, एक फॉल्स आ रही है, बाकी की ट्रू आ रही हैं। तो ये हमारा टोटोलॉजी नहीं होगा, पुनरुक्ति नहीं होगा, चूँकि मिश्र कथन है। ए इम्प्लाइज एस एंड एस इफ एंड ओनली इफ एच इम्प्लाइज एस है। इसकी सत्यता सारणी बनाते हैं तो हमें पुनरुक्ति नहीं मिलती है। तो ये अनुमान क्या हो जाएगा, अवैध हो जाएगा, कि अनुमान है वो हमारा वैध नहीं होगा। आज की क्लास में बस इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम क्वांटिफायर्स प्रमात्रक पढ़ेंगे। थैंक यू।